हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल SD एजुकेशन पर। आज है 6 जुलाई 2024 और हम बात करने वाले हैं 6 जुलाई 2024 की मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन के बारे में। हमारा ये डेली का सेगमेंट रहता है। हम जितने भी करंट अफेयर्स होते हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। उनके क्या कुछ की फैक्ट बन सकते हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। तो ये जो वीडियो है काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होती है आपके लिए। आगामी कोई भी परीक्षा, अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें ये सारे क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी संभावना रहती है। तो अगर वीडियो पर आप पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि आने वाली कोई भी वीडियो हो उसकी नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके। तो चलिए बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, 4 जुलाई 2024 को झारखंड के मुख्यमंत्री पद की शपथ किसने ली है? यानी कि जो झारखंड के नए मुख्यमंत्री कौन बनाए गए हैं। तो नए मुख्यमंत्री का मतलब कहने का ये हो सकता है कि ये पहले भी यही मुख्यमंत्री थे, बीच में इन्होंने इस्तीफा दिया, उसके बाद फिर से इन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली हुई है। तो ए ऑप्शन है चंपाई सोरेन, बी ऑप्शन है CP राधाकृष्णन, सी ऑप्शन है हेमंत सोरेन और डी ऑप्शन है रघुवर दास। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो हेमंत सोरेन है यह एक बार फिर से झारखंड के मुख्यमंत्री बन गए हैं या झारखंड के मुख्यमंत्री पद की उन्होंने शपथ ग्रहण की है। आगे यहाँ पे आप आर्टिकल में देख भी सकते हैं, ये यहाँ पे हेमंत सोरेन जी हैं। और बात करें तो झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी के, यानी कि ये JMM पार्टी जरूर पूछी जा सकती है। तो JMM यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी के ये कार्यकारी अध्यक्ष यानी कि हेमंत सोरेन ने 4 जुलाई 2024 को झारखंड के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। यानी कि कुछ समय पहले इनको इस्तीफा देना पड़ा था, ये जेल भी गए थे। तो जब ये जेल गए थे, जब इन्होंने इस्तीफा दिया था तो उस समय यहाँ के मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन को बनाया गया था, लेकिन एक बार फिर से यह जेल से बाहर आए हुए हैं और इन्होंने अगेन यानी कि दोबारा जो वहाँ झारखंड के मुख्यमंत्री का पद है वह फिर से उन्होंने उस पद की शपथ ले ली है। तो वर्तमान में अब मुख्यमंत्री कौन है? तो अब हैं हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री। बात करते हैं झारखंड के राज्यपाल। तो वर्तमान में झारखंड के राज्यपाल हैं CP राधाकृष्णन और इन्होंने ही यह शपथ दिलाई हुई है। यानी कि शपथ कौन दिलाता है मुख्यमंत्री पद की? तो शपथ दिलाते हैं राज्यपाल। तो जो राज्यपाल हैं इन्होंने शपथ दिलाई हुई है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा अगला प्रश्न है, जुलाई 2024 में किस सूचकांक ने पहली बार 80,000 से ऊपर बंद होकर ऐतिहासिक मील का पत्थर हासिल किया? यानी कि कौन सा ऐसा सूचकांक है जिसने पहली बार 80,000 से ऊपर बंद होकर, यानी वह 80,000 से ऊपर तक उसका सूचकांक चला गया और ऊपर जाकर के वह बंद हुआ। ऐसा ऐतिहासिक मील का पत्थर किसने हासिल किया या ऐसा ऐतिहासिक जो अंक है वो किसने प्राप्त किया? तो ए ऑप्शन है निफ्टी, बी ऑप्शन है सेंसेक्स, सी ऑप्शन है निफ्टी फार्मा, डी ऑप्शन है निफ्टी IT। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो सेंसेक्स है इसने पहली बार 80,000 से ऊपर बंद होकर एक ऐतिहासिक सूचकांक दर्ज किया है या ऐतिहासिक सूचकांक इसने पार कर लिया है। आगे अगर हम बात करते हैं सेंसेक्स की, तो 4 जुलाई 2024 को भारत के बेंचमार्क सेंसेक्स ने पहली बार 80,000 अंक के ऊपर बंद होकर एक ऐतिहासिक मील का पत्थर हासिल किया हुआ है। यानी कि ये पहली बार ऐसा किया है सेंसेक्स ने कि 80,000 के ऊपर जाकर के यह बंद हुआ है। सेंसेक्स की बात करें तो सेंसेक्स जिसे S&P यानी कि S&P के नाम से भी जानते हैं, यह BSE यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज सेंसेक्स के रूप में भी जाना जाता है। यह भारत का प्रमुख शेयर बाजार सूचकांक है। यानी कि सेंसेक्स क्या है? भारत का प्रमुख शेयर बाजार सूचकांक है। इसे BSE सेंसेक्स यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज सेंसेक्स के रूप में भी जाना जाता है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तुम्हारा अगला क्वेश्चन है, 4 जुलाई 2024 को संसदीय चुनाव के बाद ब्रिटेन का अगला प्रधानमंत्री कौन बनने वाला है? यानी कि संसदीय चुनाव भी 4 जुलाई को संपन्न हुए ब्रिटेन में और वहां के जो वर्तमान के प्रधानमंत्री थे यानी कि ऋषि सुनक, जो कि भारतीय मूल के थे, इन्होंने अपना बहुमत खो दिया है और इनके बहुमत खोने के बाद वहां पर अगले प्रधानमंत्री बनने की जो खबर सामने आ रही है वह किसकी आ रही है? तो ए ऑप्शन है ऋषि सुनक,
बी ऑप्शन है बोरिस जॉनसन, सी ऑप्शन है कीर स्टारमर और डी ऑप्शन है जेरेमी कॉर्बिन। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो कीर स्टारमर हैं ये संसदीय चुनाव में ये बढ़त बनाए हुए हैं, इन्होंने बढ़त बनाई है। 4 जुलाई 2024 को जो संसदीय चुनाव हुआ तो इनके ब्रिटेन का अगला प्रधानमंत्री बनने के काफ़ी आसार दिखाई पड़ रहे हैं और ये आगे जा करके प्रधानमंत्री बन भी सकते हैं, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ये बन भी सकते हैं। आगे बात करते हैं तो ये हैं कीर स्टारमर, आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, ये हैं कीर स्टारमर और यही प्रधानमंत्री बनने वाले हैं या इनके बनने की जो चांसेस हैं वहाँ पर अत्यधिक है या ज़्यादा हैं। तो जो कीर स्टारमर हैं ये ब्रिटेन के अगले प्रधानमंत्री बनने के लिए तैयार हैं। 4 जुलाई 2024 को संसदीय चुनाव में लेबर पार्टी जो है वो भारी बहुमत मिलने के अनुमान है, यानी इनको मिलने का जो अनुमान है लेबर पार्टी को, यानी कि ये किस पार्टी से हैं तो ये लेबर पार्टी से हैं। कौन? कीर स्टारमर, क्योंकि पार्टियां भी कई बार पूछी जाती है। अगर ऋषि सुनक की बात की जाए तो वो कंजर्वेटिव पार्टी से थे ऋषि सुनक, और जो कीर स्टारमर हैं यह लेबर पार्टी से हैं। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ेंगे तो हाल ही में किस देश के उपग्रह के टूटने से आईएसएस और अंतरिक्ष यातायात को खतरा बढ़ा है, यानी कि कौन सा ऐसा देश है जिसका जो उपग्रह है वह अंतरिक्ष में ही टूट गया है, और टूटना ऐसा वैसा नहीं टूटा है, काफ़ी अत्यधिक संख्या में टूटा हुआ है, कम से कम उसके 100 टुकड़े हुए हैं। और ये आईएसएस यानी कि इंटरनेशनल स्पेस सैटेलाइट, और जो अंतरिक्ष यातायात है यानी कि अंतरिक्ष में जो जाते हैं, अंतरिक्ष में जो रॉकेट छोड़े जाते हैं या अंतरिक्ष में जो अंतरिक्ष यात्री जाते हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा खतरा बढ़ गया है। और अभी हाल ही में न्यूज़ भी है कि अंतरिक्ष में इस समय सुनीता विलियम्स गई हुई हैं, अभी वह अंतरिक्ष में ही है। तो कई सारे जो अंतरिक्ष यात्री हैं उनके लिए खतरा भी बन गया है। तो किस देश का जो उपग्रह है वो टूट गया है? तो ए ऑप्शन है अमेरिका, बी ऑप्शन है कनाडा, सी ऑप्शन है रूस और डी ऑप्शन है सिंगापुर। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रूस का जो एक उपग्रह है वो उसके टूटने की खबर है और करीब उसके 100 के जो कम से कम उसके 100 टुकड़े हुए हैं, यानी कि वह 100 टुकड़ों में टूट गया है, जिससे अंतरिक्ष यातायात काफ़ी ज़्यादा बाधित हो रहा है और वहाँ पर रहने वाले जो अंतरिक्ष यात्री हैं, जो वहाँ पर अंतरिक्ष यात्री गए हुए हैं, उनके लिए काफ़ी खतरा बढ़ गया है। आगे अगर हम बात करते हैं तो रूस की एक सैटेलाइट ने अंतरिक्ष में खतरा बढ़ा दिया है। रूस की सैटेलाइट जो है वह अंतरिक्ष में तबाह हो गई है, जिससे इसके 100 से ज़्यादा टुकड़े हो गए हैं, यानी कि 100 से भी ज़्यादा इसके टुकड़े हो चुके हैं। और इसके टुकड़े होते ही अंतरिक्ष में काफ़ी ज़्यादा खतरा बढ़ गया है। वहाँ के जो अंतरिक्ष यात्री हैं वो क्या कर रहे हैं, बचने के लिए बहुत ही ज़्यादा बचने के लिए शेल्टर, यानी कि शेल्टर का मतलब होता है सुरक्षित जगह, वहाँ की अंतरिक्ष में सुरक्षित जगह होती है उसको शेल्टर बोलते हैं। तो जो वहाँ के अंतरिक्ष यात्री हैं वो शेल्टर में इस समय रह रहे हैं, सुरक्षित जगह पर रह रहे हैं ताकि उनको किसी भी प्रकार की कोई हानि ना पहुँचे। अगर आगे बात करें तो रूस ने 2021 में प्लेसेत्स्क रॉकेट साइट से लॉन्च की गई जमीन आधारित एंटी सैटेलाइट यानी ए-सैट मिसाइल से एक सैटेलाइट को तबाह कर दिया था, यानी कि 2021 में जो रूस था उसने एक सैटेलाइट को तबाह किया था। तो इसीलिए इस बार भी अनुमान लगाया जा रहा है, विभिन्न प्रकार के जो देश हैं, जो चाहे अमेरिका हो या ब्रिटेन हो, जो भी देश हैं वह भी यह भी अनुमान लगा रहे हैं कि इसके भी टूटने की वजह से या इसका या जो वर्तमान में जो सैटेलाइट टूटा हुआ है अंतरिक्ष में, इसको भी रूस ने शायद मिसाइल से ही तबाह किया होगा इस सैटेलाइट को, क्योंकि इससे पहले भी रूस ने 2021 में मिसाइल से एक सैटेलाइट को तबाह किया था। तो उसी के अनुमान के अनुसार ही जो देश हैं, बाकी के जो देश हैं वह भी यही मान रहे हैं कि इस सैटेलाइट को भी रूस ने मिसाइल के द्वारा ही तबाह किया हुआ है या इसको नष्ट किया हुआ है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय खिलौना मेला 2024 कहाँ आयोजित होगा, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय फेस्टिवल ऑफ टॉयज यानी कि अंतर्राष्ट्रीय खिलौना मेला 2024 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ए ऑप्शन है पेरिस, बी ऑप्शन है नई दिल्ली, सी ऑप्शन है मॉस्को और डी ऑप्शन है भोपाल। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय खिलौना मेला 2024 आयोजित किया जाएगा। आप यहां पर देख भी सकते हैं, इंटरनेशनल टॉय फेयर टू बिगिन ऑन 6 जुलाई 6 विथ ओवर 100 फॉरेन व्यूअर्स, यानी कि 100 से ज़्यादा जो फॉरेन यानी विदेशी व्यूअर्स हैं वो यहाँ पर आएंगे। और इंटरनेशनल टॉय फेयर फेस्टिवल है, मतलब जो अंतर्राष्ट्रीय खिलौना मेला है यह 6 जुलाई को क्या होगा,
आयोजित किया जाएगा। आगे अगर हम बात करते हैं तो राष्ट्रीय राजधानी में यानी कि दिल्ली में 6 जुलाई से शुरू होने वाले 4 दिन के अंतर्राष्ट्रीय खिलौना मेले में 300 से अधिक घरेलू कंपनियों और अमेरिका, जर्मनी और अन्य देशों के 100 से अधिक विदेशी खरीदारों के भाग लेने की उम्मीद है। यानी कि भारत की बात की जाए तो भारत के 300 से अधिक जो घरेलू कंपनियां हैं वो, और अगर विदेशों की बात की जाए तो अमेरिका, जर्मनी और अन्य देशों को मिलाकर कम से कम 100 से अधिक जो विदेशी खरीदारी हैं उनके भाग लेने की यहाँ पर उम्मीद है। आगे बात करें तो टॉय एसोसिएशन ऑफ इंडिया के वरिष्ठ उपाध्यक्ष नरेश कुमार गौतम हैं, यानी कि जो टॉय एसोसिएशन ऑफ इंडिया है इसके वरिष्ठ उपाध्यक्ष नरेश कुमार गौतम हैं। आयोजन की बात की जाए तो इसका आयोजन कहाँ किया जा रहा है, तो प्रगति मैदान नई दिल्ली में जो अंतर्राष्ट्रीय खिलौना मेला है इसका आयोजन किया जा रहा है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में शेरा और ब्लू ओरिजिन ने अंतरिक्ष मानव मिशन के लिए किसे साझेदार राष्ट्र घोषित किया है। यानी कि शेरा और ब्लू ओरिजिन जो तो ए ऑप्शन है इटली, बी ऑप्शन है जापान, सी ऑप्शन है भारत और डी ऑप्शन है अमेरिका। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो शेरा और ब्लू ओरिजिन है इन्होंने अंतरिक्ष मानव मिशन के लिए भारत को साझेदार राष्ट्र घोषित किया है। आगे अगर हम बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ, तो शेरा और ब्लू ओरिजिन ने अंतरिक्ष मानव मिशन के लिए भारत को साझेदार राष्ट्र घोषित किया है। मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम के तहत न्यू शेपर्ड नाम के रॉकेट इंजन के इंसान को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा, यानी कि न्यू शेपर्ड नाम का एक रॉकेट इंजन बनाया जाएगा और इसमें इंसानों को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। तो शेरा और ब्लू ओरिजिन की जो कंपनी है ये जो अंतरिक्ष के जो भी मिशन होते हैं उनको करती हैं, अंतरिक्ष में रॉकेट भेजती हैं, अंतरिक्ष में सैटेलाइट वगैरह भेजती हैं। तो ये क्या करेंगे, इन्होंने एक अंतरिक्ष मानव मिशन के लिए भारत के साथ भारत को एक साझेदार राष्ट्र घोषित किया हुआ है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में PGCL के नए CMD कौन बने हैं, यानी कि PGCL के नए CMD किसे बनाया गया है। तो ए ऑप्शन है चिराग शेट्टी, बी ऑप्शन है रविंद्र कुमार त्यागी, सी ऑप्शन है दिनेश त्रिपाठी और डी ऑप्शन है उपेंद्र द्विवेदी। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो रविंद्र कुमार त्यागी हैं इनको PGCIL के नए CMD के रूप में नियुक्त किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हैं रविंद्र कुमार त्यागी जी, आप यहाँ पे चित्र में देख भी सकते हैं, ये हैं रविंद्र कुमार त्यागी जी। और आगे अगर हम बात करें तो रविंद्र कुमार त्यागी को भारतीय पावर ग्रिड कॉरपोरेशन यानी कि PGCL, भारतीय पावर ग्रिड कॉरपोरेशन यानी पावर ग्रिड कॉरपोरेशन लिमिटेड ऑफ इंडिया के जो इंडिया ऑफ लिमिटेड कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, तो भारतीय पावर ग्रिड कॉरपोरेशन लिमिटेड के जो नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक यानी कि CMD जो बनाया गया है वो रविंद्र कुमार त्यागी को बनाया गया है। अगर पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की बात की जाए तो यह एक अनुसूची ए की ये महारत्न कंपनी है, महारत्न क्षेत्र की सार्वजनिक कंपनी है। इसकी स्थापना 23 अक्टूबर 1989 को हुई थी और जो पावर ग्रिड है इसका मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में है। कहाँ है? गुरुग्राम हरियाणा में इसका हेडक्वार्टर है और इसकी स्थापना 23 अक्टूबर 1989 को की गई थी और यह एक महारत्न कंपनी है। महारत्न कंपनी कैटेगरी दी जाती है, जो भी कंपनियां अच्छा खासा टर्नओवर करती हैं, अच्छा खासा जो बिजनेस करती हैं, तो उनको महारत्न कंपनियों का दर्जा दिया जाता है। अगले पॉइंट की तरफ बात करते हैं तो भारत में महारत्न कंपनियां कितनी हैं इसके बारे में अगर हम बात करें तो अब तक भारत में 13 महारत्न कंपनियां हैं, यानी कि वर्तमान में भारत में 13 महारत्न कंपनियां हैं। केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों यानी CPSE के लिए महारत्न योजना मई 2010 में शुरू की गई थी, यानी कि जो कंपनियों को महारत्न का दर्जा दिया जाता है तो यह योजना मई 2024 में शुरू की गई थी और इनमें 13 कंपनियां शामिल हैं। तो चलिए बात करते हैं कौन कौन सी इनमें कंपनियां शामिल हैं। सबसे पहले बात करते हैं तो भेल यानी कि भारत हैवी इलेक्ट्रिक्स लिमिटेड ये शामिल है, इसकी स्थापना 1964 में हुई थी। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी BPCL, इसकी स्थापना 1976 में हुई थी। आगे अगर हम बात करें तो कोयला इंडिया लिमिटेड यानी CIL 1975, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि GAIL 1984, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि HPCL 1974 में स्थापित, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि IOCL इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ऑफ लिमिटेड 1959 में। अगली बात करें तो नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन यानी कि NTPC तो आप सभी लोग जानते हैं, यह भी एक महारत्न कंपनी है। नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन
ये विद्युत उत्पादन कंपनी है 1975 में। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन ONGC 1956 में। फिर ये पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जिसके बारे में भी बात की जा रही थी, तो ये पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया 1989 में स्थापित हुई थी। अगली कंपनियों की बात करें तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया 1954 में स्थापित। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन PFC 1986 में स्थापित। और रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी REC 1969 में स्थापित। और ऑयल इंडिया लिमिटेड यानी कि OIL 1959 में स्थापित। तो ये कुल 13 महारत्न कंपनियां हैं जिनको महारत्न का दर्जा मिला हुआ है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, कहाँ हाल ही में सींग वाले मेढक की नई प्रजाति खोजी गई है, यानी कि सींग वाले मेढक की नई प्रजाति कहाँ या किस राज्य में खोजी गई है। तो A ऑप्शन है गुजरात, B ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, C ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश और D ऑप्शन है सिक्किम। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, यानी कि अरुणाचल प्रदेश में सींग वाले मेढक की एक नई प्रजाति खोजी गई है। कौन सी प्रजाति है? मेढक की सींग वाली, यानी इसके सींग है, और सींग वाली एक नई प्रजाति जो खोजी गई है वह अरुणाचल प्रदेश में खोजी गई है। आगे अगर बढ़ते हैं तो यहाँ पर आप चित्र भी देख सकते हैं, ये मेढक है, सींग वाला मेढक, कुछ इस प्रकार से ये दिखता है। तो इसी की प्रजाति अरुणाचल प्रदेश में खोजी गई है। तो अरुणाचल प्रदेश के जंगल में मिला है सींग वाला मेढक, यानी कि वहाँ पर सींग वाला मेढक मिला हुआ है। और इस मेढक की जो प्रजाति है इसका नाम अरुणाचल प्रदेश की एक जो जनजाति है आपातानी, तो उस जनजाति के नाम पर इसका नाम रखा गया है, जो मुख्य रूप से अरुणाचल प्रदेश की निचली सुबनसिरी घाटी में रहती है और यहाँ टेल वन्यजीव अभयारण्य स्थित है। यानी कि यह जो मेढक है, इस मेढक का नाम रखा गया है अपातानी नाम की एक जनजाति है जो कि अरुणाचल प्रदेश में निवास करती है। तो उसी जनजाति के नाम पर यह जो मेढक है इसका नाम रखा गया है। और अरुणाचल प्रदेश में यह जो जनजाति है यह निचली सुबनसिरी घाटी में रहती है, जहां पर टेल वन्यजीव अभयारण्य स्थित है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये लाइन है, यानी कि पूछा जा सकता है कि जो नई प्रजाति मेढक की खोजी गई है तो उसका नाम किस जनजाति के नाम पर रखा गया है, तो अपातानी जनजाति के नाम पर रखा गया है। अगर मेढक के नाम की बात की जाए तो मेढक की इस प्रजाति का नाम राजकीय अपातानी जनजाति के नाम पर रखा गया है, जो जेनोफ्रीस अपातानी है। यानी कि नाम इसका क्या है, मेढक का नाम क्या रखा गया है, जेनोफ्रींस अपातानी, और अपातानी जनजाति है, और तो इसीलिए इसका पूरा नाम जेनोफ्रींस अपातानी रखा गया है। बढ़ते हैं अपने अगले और लास्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भूपेंद्र सिंह रावत का निधन हुआ, वे कौन थे? यानी कि भूपेंद्र सिंह रावत का भी हाल ही में निधन हुआ है, तो वो किससे संबंधित थे? A ऑप्शन है भाषाविद, B ऑप्शन है फुटबॉलर, C ऑप्शन है गायक और D ऑप्शन है लेखक। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर B, यानी कि भूपेंद्र सिंह रावत का निधन हुआ, वो एक महान फुटबॉलर थे, बहुत ही अच्छे फुटबॉलर थे। आप यहाँ पर देख सकते हैं भूपेंद्र सिंह रावत फॉर्मर इंडियन मिडफील्डर पास अवे एट 55, यानी कि 85 उम्र में इनका निधन हुआ है भूपेंद्र सिंह रावत का। तो भारत के पूर्व जो फुटबॉल खिलाड़ी भूपेंद्र सिंह रावत हैं, इनका 85 वर्ष की आयु में निधन हो गया। इन्होंने ये तेज़ रफ्तार के लिए, यानी कि इनकी जो अपनी तेज़ रफ्तार थी उसके लिए इन्हें स्कूटर के नाम से जाना जाता था, यानी कि ये स्कूटर के नाम से मशहूर थे। किस लिए मशहूर थे? क्योंकि इनकी जो रफ्तार थी वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ थी, तो तेज़ रफ्तार के लिए ये स्कूटर के नाम से मशहूर थे। और ये 85 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया है। भारत के पूर्व फुटबॉल खिलाड़ी थे भूपेंद्र सिंह रावत। तो ये थे आज के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चंस, जो कि बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको समझाया गया है। क्वेश्चंस जो होते हैं तो क्वेश्चंस तो बनते ही बनते हैं, साथ में जो भी परीक्षाएं होती हैं डिटेल जो आपको बताई जाती है, इस डिटेल से भी क्वेश्चन काफ़ी बन जाते हैं। तो आप क्वेश्चन के साथ साथ डिटेल पर भी पूरा फोकस रखिए, डिटेल भी आप अच्छे से समझिए, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना रहती है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है, क्वेश्चंस आपको पसंद आते हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।